हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सनोप देवासी। अभी हम आपके सामने स्टडी क्यूज करने जा रहे हैं। उसमें इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में साख नियंत्रण की मात्रात्मक विद्या है। आपको बताना है जो ये विद्या दे रखी है इसमें मात्रात्मक विद्या कौन सी है। आप सभी को पता होगा साख नियंत्रण के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला ऑप्शन ये कह रहा है खुला बाजार संचालन, दूसरा कह रहा है सल निधि समायोजन सुविधा, तीसरा कह रहा है सीमांत स्थायी सुविधा और फोर्थ नंबर ऑप्शन कह रहा है सूट दर नीति। तो आपको बता देता हूँ मित्रों, हमारे चारों जो विद्या है ये मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है और फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसका सही आंसर डी हो गया, ये ध्यान रखना। आगे ये कह रहा देखो मात्रात्मक विधि का उद्देश्य क्या हो रहा है, आपको उद्देश्य बता रहा है ऋण की लागत और मात्रा को नियंत्रण करना। आपको पता होना चाहिए इसमें या तो ऋण जो सिस्टम है बाजार में उसकी मात्रा को नियंत्रण करता है कि इतना देना इतना नहीं देना, या उसकी लागत उसके जो ब्याज दर है वो निर्धारित की जाती है इसके तहत। ये आपको ध्यान रखना है। जो मात्रात्मक विधियाँ हैं ये आपको दे रखी है सब। इसमें सूट दर नीति है, खुला बाजार परिचालन है, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात है, चल निधि समायोजन सुविधा है, सीमांत स्थायी सुविधा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कभी कभी समाचार में चर्चित ऋणात्मक दर नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। आपको ऋणात्मक दर नीति के संबंध में बताना है। इसमें पहला कथन ये कह रहा है, इस नीति के तहत वित्तीय संस्थानों को केंद्रीय बैंक के पास अतिरिक्त भंडार रखने के लिए ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। ये नीति उन राष्ट्रों के लिए अनुकूल है जो आर्थिक रूप से सिस्टम में अतिरिक्त तरलता के कारण मुद्रास्फीति और हाइपर इन्फ्लेशन से पीड़ित है। आपको बताना है ये नीति उस टाइम उपयोग ली जाती है जब हाइपर इन्फ्लेशन हो या और अति मुद्रास्फीति हो। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब कोई बैंक है मान लो वो आरबीआई के पास पैसा रखता है तो आरबीआई कहती है आप हमें ब्याज दो। देखो उल्टा सिस्टम है, हम किसी को पैसा देते हैं तो हम उससे ब्याज लेते हैं, लेकिन आरबीआई कहती है कि आप हमें ब्याज दो, पैसे भी हम रखेंगे बट ब्याज भी आप दो। तो ये एक आपको उल्टा सिस्टम है, इसको ऋणात्मक दर नीति कहते हैं। ये इसलिए की जाती है कि बैंक होते हैं ना वो सामान्य तौर पर अपने ऋण नहीं देते हैं बाजार में उद्योग धंधों को, क्योंकि उनको रहता है रिस्क कि भाई हमारा ऋण डूब जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं आरबीआई के पास पैसे जमा कर देते हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि वो पैसे यहाँ जमा नहीं हुए, वो बाजार में वितरित हो। इस दृष्टि से वो ऋणात्मक दर नीति अपनाता है, उस पर ब्याज लेना स्टार्ट करता। तो इस दृष्टि से वो बाजार में ऋण देंगे, क्योंकि अगर आरबीआई ब्याज नहीं लेता तो वो आरबीआई के पास रख लेते कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारा बैलेंस पड़ा है आरबीआई के पास। लेकिन जैसे ही वो उस पर ब्याज लेना स्टार्ट कर दिया तो वो आरबीआई के पास नहीं रख के बाजार में ऋण को वितरित करेगा। तो वितरित करने के साथ ही बाजार में जो अपनी डेवलपमेंट होगा, आर्थिक विकास होगा, वो होगा। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया, क्योंकि आरबीआई के भंडार के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं कोई वित्तीय संस्थान तो उसको जो ब्याज भुगतान किया जाता है वो। लेकिन जो दूसरा मुद्रास्फीति के संबंध में कह रहा तो मित्रों ये मुद्रास्फीति के संबंध में नहीं, जरूरी नहीं कि मुद्रास्फीति हो उसी टाइम ये किया जाता है, ये उस टाइम किया जाता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब हमारा इसका सही आंसर केवल और केवल ऑप्शन एक होगा, ए केवल एक। अब इसके बारे में आप जान लीजिए, मैंने लगभग आपको बता दिया है। ये अपना जो 2008 में वित्तीय संकट आया था उस टाइम इसको लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और साथ में मित्रों आपको ये बता देता हूँ, इसका पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी आईएएस विद सनोप देवासी पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए वापस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, नगद आरक्षित अनुपात और सावधिक तरलता अनुपात के प्रावधान लागू होंगे। सही कूट आपको चुनना है। आपको बताना है जो नगद आरक्षित अनुपात और सावधिक तरलता अनुपात है
ये किन किन बैंकों पर लागू होगी। जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है। पहला कह रहा है सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लघु वित्त बैंक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है भुगतान बैंक, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है स्थानीय क्षेत्र के बैंक। आपको बताना है किस बैंक पर ये लागू होता है। तो मित्रों बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा ये सभी अनुसूचित बैंक है उस पर लागू होगा, साथ में लघु वित्त बैंक है उस पर भी ये लागू होता है, और स्थानीय क्षेत्र के बैंक है उस पर भी ये लागू होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको बता देता हूँ ये जो भुगतान बैंक है इस पर भी ये सिस्टम लागू होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारे चारों कथन सत्य हो गए, तो इसका सही आंसर डी हो गया, 1 2 3 4। और इसके बारे में आप जान लीजिए, जो ये वाणिज्य बैंकों की बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित आपको ये भी ध्यान रखना, जो रीजनल रूरल बैंक है उस पर भी लागू होता है। साथ में लघु वित्त की बात कर रहा है, देखो भुगतान बैंक की भी बात कर रहा है, तो स्थानीय क्षेत्र के बैंक है उस पर भी बात कर रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। प्राथमिक शहरी बैंक, जो सहकारी बैंक है उस पर भी लागू होता है। राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संबंध में सही कथन होता है। आपको ये ध्यान रखना, जो प्राथमिक सहकारी बैंक है वो शहरी पर लागू होता है, ग्रामीण पर लागू नहीं होता है। इस दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा ये कह रहा है सीमांत स्थायी सुविधा। जो सीमांत स्थायी सुविधा है उसके संबंध में आपको जो कथन दे रखे उसमें से ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों आपको यहाँ ध्यान रखना है कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, इसमें 2 कथन से आपको गलत कथन बताना है। जो सीमांत स्थायी सुविधा है सलनिधि समायोजन सुविधा के तहत उपलब्ध अल्प अवधि निधियों से अधिक उधार लेने के लिए बैंक के अंतिम रूप में कार्य करती है। यह आपको ध्यान रखना कथन सत्य है या असत्य बताना है। दूसरा कह रहा है एक असाधारण दर है, आपको बताना है ये असाधारण दर है जिस पर केंद्रीय बैंक से रेपो रेट की दर की तुलना में काफ़ी सस्ते मार्ग से धन उधार ले सकते हैं। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। इसके तहत आरबीआई से रेपो रेट से कम में ले सकते हैं या अधिक में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम होता है। जब तक जो एसएलआर जो सलनिधि समायोजन सुविधा होती है उस तक जो आरबीआई से लोन लेते हैं कोई भी बैंक, तो वो रेपो रेट पे लेते हैं, लेकिन वो सीमा के बाहर अगर जाकर लेते हैं ऋण तो वो रेपो रेट पर नहीं ले सकते, उसमें थोड़ी रेट हाई लगती है, उसे सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इसकी हाई कह रहा है, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको गलत पूछा तो ये सही होगा क्योंकि कथन हमारा गलत है, लेकिन आपको गलत कथन ही बताना है। और जो पहला कथन ये कह रहा है जो सलनिधि समायोजन सुविधा के तहत उपलब्ध अल्पावधि निधियों से अधिक उधार लेने के लिए, तो मित्रों ये हमारा कथन सत्य है कि जो सलनिधि समायोजन के तहत जो सीमा निर्धारित की गई है उससे यदि कोई बैंक आरबीआई से अधिक उधार लेता है तो रेपो रेट से अधिक दर पे दिया जाता है, उस टाइम ये सुविधा काम करती है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर 2 ही होगा, ऑप्शन और 2 केवल। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इसके बारे में जान लीजिए। ये सीमांत स्थायी सुविधा है बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से एक अल्प आपातकालीन स्थितियों में, आपको ध्यान रखना जब उसके पास धन नहीं हो और उनको धन की जरूरत हो और रेपो प्रणाली के तहत उनकी सीमा समाप्त हो गई, उस टाइम ये काम करता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना इसमें तरलता बढ़ती है, ये भी ध्यान रखना। ये कह रहा है रेपो दर से अधिक दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख के उधार लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर बी हो गया, ऑप्शन केवल और केवल 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है रेपो बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। आपको रेपो बाजार के संबंध में सही कथन बताना है। ये कह रहा है रेपो बाजार मुद्रा बाजार संसाधन है, तो मित्रों इतना कथन तो हमारा सत्य है। ये मुद्रा बाजार संसाधन है, आप सभी को पता होगा, जो ऋण लिखितों में बिक्री खरीद संचालन के माध्यम से संपार्श्विक अल्पकालिक उधार लेने और उधार देने के लिए सक्षम बनाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। रेपो बाजार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या नहीं कि रेपो बाजार होता है वो आरबीआई के द्वारा
कंट्रोल किया जाता है या नहीं किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है मुद्रास्फीति की स्थिति में रेपो दर कम हो जाती है क्योंकि सिस्टम में तरलता कम हो जाती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा हमारा पहला कथन सही है, ये मुद्रा बाजार का है। इसमें जो अपना खरीद बिक्री करता है, बैंक आरबीआई से लोन लेता है, उस टाइम ये रेपो रेट लगाई जाती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। लेकिन ये जो तीसरा कथन कह रहा है रेपो दर कम होती है मुद्रास्फीति के टाइम, तो उस टाइम मुद्रास्फीति के टाइम रेपो रेट हाई होती है ताकि बाजार से तरलता का अवशोषण किया जा सके। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। अगर एलिमिनेशन मेथड से देखो तो हमारा तीसरा निकाल देते हो तो हमारे पास एक और दो ऑप्शन बाकी रहता है। एक हमारा सही है तो आंसर यही होगा, दो ऑटोमेटिक सही आ रहा है। तो आप सभी को पता होगा ये तो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। अब इसके बारे में आप जान लीजिए, इसका सही आंसर बी हो गया, ऑप्शन 1 और 2। इसके बारे में जो डिटेल दे रखी है, एक मुद्रा बाजार का साधन है, ये सही कह रहा है और उधार लेने में सक्षम बनाता है, ये भी आपको बात बता रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना है मुद्रास्फीति की जो बात कर रहा ना, इसमें रेपो रेट में वृद्धि होती है, आपको ध्यान रखना मुद्रास्फीति के संबंध में। और आपूर्ति इसमें कम करना चाहता बैंक ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। इस दृष्टि से इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, 1 और 2 सही। मित्रों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।